नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू किया था। आज हमारी तीसरी क्लास है और बिल्कुल टॉपिक वाइज अपने सारे सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक संशोधनों के विषय में। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान सभा हमारा टॉपिक था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसको भी हम बड़े अच्छे से देख चुके हैं। और तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, वो है संवैधानिक संशोधन। इस टॉपिक को भी आज अपने डिस्कस करने वाले और बड़े अच्छे से एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लासेज हैं वो हमारे हैंड रिटन क्लास नोट्स पर आधारित है, जो आपको क्लास में करवाया जाता है। ऑफलाइन जो क्लासेज होती है वहाँ पर जो नोट्स बनते हैं उन्हीं से आपको करवाया जा रहा है, ताकि एक अच्छा कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट आपको मिल सके और यूज़फुल जो परीक्षा की दृष्टि से जानकारी है वो सारी आपको मिल सके दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है। सच में ये क्लासेज आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिएगा, शुरू करते हैं क्लास को और चलते हैं हम पीडीएफ की तरफ। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करें टॉपिक को। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान का संशोधन या संविधान में संशोधन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखें कि संविधान में संशोधन होता क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा संविधान है, जो हमने लिखा संविधान सभा के द्वारा और हमने उसको अंगीकृत किया, और 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा संविधान लागू हो गया दोस्तों। तो क्या ये जो संविधान लागू हुआ ये स्थायी था? स्थायी का मतलब क्या, इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। तो इस संविधान की ये जो हमारी किताब है, इस किताब के अंदर हमें कुछ भी जोड़ना है या कुछ घटाना है तो उसे ही हम संवैधानिक संशोधन के नाम से जानते हैं। यानी संविधान की किताब के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर कुछ नए प्रावधान हमें करने हैं या पुराने प्रावधानों को हटाना है, तो उसके लिए हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। संसद के द्वारा जो है इन्हें हटाया या जोड़ा जा सकता है। ये जो प्रक्रिया है इसे ही हम संवैधानिक संशोधन के नाम से जानते हैं। तो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मेरा ये पहला प्रश्न उठता है कि अगर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, वो हमें कहाँ मिलेगी? तो वो प्रोसेस हमें मिलेगी अनुच्छेद 368 के अंदर, जो हमारे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत है दोस्तों। अब हम देखें, जब हम इसमें देखते हैं 368 के अंदर, तो हमें ये पता चलता है कि संविधान में संशोधन कर कौन सकता है। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद को प्रदान की गई है दोस्तों। तो ये हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत में जो संविधान है उस संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, या फिर हम कहें जो हमारा न्यायालय है तो नहीं। न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, उसमें चेंज नहीं कर सकता है दोस्तों। वो संविधान का संरक्षक है लेकिन वो उसमें चेंज नहीं कर सकता। अब भारतीय संसद जो है वो इसमें संशोधन कर सकती है, जैसे वो कोई नया कानून बना सकती है वैसे ही संशोधन भी कर सकती है दोस्तों। तो संशोधन, तो क्या जो संसद है, प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए, तो क्या संसद संविधान के किसी भी पार्ट के अंदर संशोधन कर सकती है क्या? तो दोस्तों, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये बात सच है। लेकिन जो इसमें अतिरिक्त बात है जो दिया गया है वो ये है कि मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के अंदर संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के उस भाग को नहीं छेड़ सकती जो मूल ढांचे में आता है। इसको हम ऐसे समझे, मान लीजिएगा कोई एक मकान है, वो जिन नींव की ईंटों पे खड़ा है, तो उन नींव की ईंटों को ही अगर हम हटा देंगे, हम मकान की दीवारों को ही हटा देंगे, तो फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा? तो कुछ प्रावधान हमारे संविधान के, कुछ आर्टिकल, कुछ भाग ऐसे हैं जो मूल ढांचे का काम करता है, उनके बिना हमारे संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो फिर ऐसे भाग को छोड़ करके बाकी में संशोधन कर सकते हैं। तो समझिएगा, इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, सच है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है दोस्तों। मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, बाकी सब में हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 368 के अंतर्गत यहाँ ऐड कर लीजिएगा, मूल मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है।
अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 के अनुसार कौन सी संशोधन प्रक्रिया को अपनाया जाता है, 368 में क्या है? सबसे पहली बात कि संशोधन का जो प्रावधान लाया गया, प्रस्ताव लाया जाएगा, वो कौन से सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब इस संशोधन विधेयक, ये भी संशोधन विधेयक भी एक विधेयक की तरह ही होता है, साधारण विधेयक की तरह ही इसकी पारित करने की जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे हम किसी साधारण विधेयक को नया कानून लाना है ना, जैसे हम उस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वैसे ही संशोधन के अंतर्गत हमें सारी प्रक्रिया को अपनाना है। उसके लिए वही दोनों सदनों में हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत कहें तो सदस्य संख्या के आधे या अधिक, यानी मान लीजिएगा 200 सदस्य हैं कुल, तो कम से कम 201 सदस्यों का जो है हमें समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और ये जो 201 सदस्य हैं वो जितने वोट डालने आए हैं, वोट डालने मान लीजिएगा, सॉरी 101, यहाँ इसको 101 मान लीजिएगा, यानी आधे से अधिक, आधे से अधिक तो 101 में हो गया ना, यानी जो लोग आए हैं वो 2/3 से अधिक होने चाहिए दोस्तों, है ना, 2/3 से अधिक होने चाहिए। मान लीजिएगा 120 लोग आए हैं और 101 जो है समर्थन दे देते हैं, तो ये 2/3 से ज्यादा है, तो फिर उसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दो बातें हमने यहाँ कही, दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए, यानी कुल सदस्य संख्या का आधा या आधे से अधिक, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 या फिर उससे अधिक होना चाहिए। अब हम कहें तो क्या संविधान संशोधन के विषय में संयुक्त बैठक का प्रावधान है क्या? तो नहीं जी, संविधान संशोधन के विषय में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर दोनों सदनों के अंदर मतभेद रहता है तो फिर उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दोनों सदनों में इसको अलग अलग ही पारित करना होता है दोस्तों। अब हम कहें तो क्या सभी में ये रहेगा? नहीं, थोड़ी सी दिक्कत इसमें और है, थोड़ी सी चेंज इसमें और है। यदि कोई विषय ऐसा है जो संघात्मक ढांचे से जुड़ा हुआ है ना, और जिनके उपबंध, जिनकी सूची अनुच्छेद 368(2) में दी गई है, विशेष उपबंधों के रूप में दी गई है, तो उनसे संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उसके अंदर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी लेना पड़ेगा। यानी इसको ऐसे समझिएगा भी, कोई साधारण विधेयक है, कोई सामान्य संशोधन है तो वो हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा संशोधन है वो संघात्मक ढांचे से जुड़ा हुआ है, जिनका संबंध राज्यों से भी है, जो 368(2) के विशेष संबंध में जिनकी सूची दी गई है, तो उनके अंदर वो पहली प्रक्रिया जो हमने यहाँ देखी ये तो अपनानी ही पड़ेगी, कुल सदस्य संख्या के आधे और उपस्थित में मतदान करने वालों की 2/3। यहाँ से पारित होने के बाद में इसको राज्यों के पास में भी भेजा जाएगा और आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी इसको होना चाहिएगा दोस्तों। इसके विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी संविधान संशोधन विधेयक जो है इसके बाद, इसके बाद में इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि हमने कहा भी कोई साधारण संशोधन विधेयक लाए, अगर साधारण है, उसका 368(2) के अंदर विशेष उपबंध नहीं है, तो वही सामान्य विधेयक की तरह वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में आ जाएगा। अगर वो विशेष उपबंध के अंतर्गत आता है तो उसमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी लेना होगा, जैसे हमने जीएसटी में लिया था। उसके बाद में ये किसके पास में आएगा, ये विधेयक राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, संशोधन विधेयक पर देखिएगा हमने क्या कहा है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है दोस्तों, है ना, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन विधेयक 1971 जब आया तो उसके द्वारा 368(2) में संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया, अनुमति देगा, ये शब्द इसमें हमारे क्या है, लिख दिया गया है दोस्तों। यानी ऐसे विधेयक, संविधान संशोधन जो विधेयक है उसके ऊपर राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो इसमें काम नहीं करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब राष्ट्रपति की वीटो नहीं है तो इसके लिए उसकी पूर्व अनुमति भी लेनी आवश्यक हमारे लिए नहीं है। यानी राष्ट्रपति की बिना अनुमति के भी इसे लाया जा सकता है। बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं जब पूछते हैं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य, तब हमें डीप पड़ी हुई चीजें ही काम आती है। कि एक चीज मैं आपको बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, इनको अच्छे से समझनी है तो दोबारा सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी दोस्तों। तो इसे प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो पहली बात, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, साधारण विधेयक की तरह से दोनों सदनों में प्रस्तुत होना होगा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसे पास करना होगा। विशेष बहुमत का तात्पर्य हम क्या लेते हैं, विशेष बहुमत का लेते हैं आधे से अधिक सदस्यों की अनुमति और साथ ही साथ वो जो है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए, कुल का आधे से ज्यादा और उपस्थित मतदान करने वाले का 2/3 होना चाहिए।
अगर वो 368(2) के अनुसार विशेष उपबंध में वो विधेयक नहीं आता है तो पारित होकर के राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और अगर वो संघात्मक शासन से जुड़ा हुआ है तो फिर उसमें आधे राज्यों की अनुमति भी ली जाएगी। राज्यों से अनुमति लेने के बाद में राष्ट्रपति के पास में है, तो राष्ट्रपति के पास में क्या अधिकार है? राष्ट्रपति इसमें वीटो का यूज नहीं कर सकता है, यानी उसको अनुमति देनी होती है दोस्तों। राष्ट्रपति की वीटो पावर इसमें समाप्त हो जाती है ना। अब जब अनुमति जब उसके पास उसके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर उसकी अनुमति लेने भी हमारे लिए यहाँ पे कोई आवश्यक नहीं होती है। अगर हम देखें संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो ये 3 तरीके अपने मानते हैं। ये 3 तरीके हैं। पहला तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा कोई भी जो है संशोधन किया जा सकता है, जैसे जिसमें अपने उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मानते हैं। दूसरा आता है संसद के विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब आधे से अधिक का समर्थन होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए विशेष बहुमत। और जब कोई मामला संघ शासन का है तो फिर उसमें विशेष बहुमत तो है ही है, ये तो साथ ही साथ आधे राज्य के विधानमंडलों की अनुमति भी चाहिए दोस्तों। तो ये 368 की अगर हम बात करें ना, तो 368 में सिर्फ 2 ही प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। 368 के अनुसार क्या है, ये 2 हैं, 1 और 2। अगर कभी घुमा के पूछ ले कि कितने प्रकार है, तो 300 अगर ये पूछे अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 2 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। संसद के, अब इनको समझ लेते हैं एक एक करके। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा कैसा होगा, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत यानी आधे से अधिक होना आवश्यक है दोस्तों। बस इतनी ही है इसमें। दोनों सदनों की बात करें, लोकसभा में और राज्यसभा में, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत यानी आधे से ज्यादा है तो फिर हो जाएगा दोस्तों। अब ये कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होता है, ये इंप्लीमेंट होता है अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अंदर। जैसे मान लीजिएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो तो वो साधारण बहुमत से हो जाएगा, नए राज्यों का निर्माण है वो भी साधारण से हो जाएगा, वर्तमान राज्य की कोई क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन है तो भी वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। हालांकि देखने में ये हमें बड़ी चीजें देखिए लग रही है कि राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, तो ये साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा संसद में मान लीजिएगा ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साधारण बहुमत से किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, किन किन भागों में, तो अनुच्छेद 2, 3, 4 में। इसके अलावा कोई मामला हो संसद में गणपूर्ति का, अनुच्छेद 100 के अनुसार। सांसदों को जो विशेषाधिकार दिए गए अनुच्छेद 105 के अंतर्गत, उनमें संशोधन करना है तो साधारण विधेयक से करेंगे। सांसदों के वेतन भत्ते में 106 से किया जा सकता है, 106 में संशोधन। ये आसान तरीका है ना, यानी इनको चेंज करना है तो ये आसान चीजें हैं, यानी इनका इतना प्रभाव नहीं है, आराम से इनको जो संसद है बड़ी आसानी से इनमें परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा में परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत, तो भी साधारण बहुमत की प्रक्रिया को ही अपनाते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना घटाना हो, जो अनुच्छेद 124 में, वो भी इसी से हो जाएगा। राज्य विधान परिषद, किसी राज्य के अंदर विधान परिषद को निर्मित करना है, समाप्त करना है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत आता है, तो वो भी इसके द्वारा इसमें चेंज किया जा सकता है। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति है वो भी इसमें चेंज किया जा सकता है। दूसरे 5वें और 6ठे अनुच्छेद संबंधी अनुसूचियों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन भी जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 239A जो संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल संबंधी जो चेंज करने, वो भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है दोस्तों। अब हम बात करें विशेष बहुमत की, तो विशेष बहुमत में मतलब क्या होगा कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। सीधी सी बात है, अभी हमने देखा था 200 सदस्य हैं तो 101 का कम से कम समर्थन होना चाहिए। और ये जो 101 हैं, मान लीजिएगा उस दिन 150 लोग आए हैं, तो 150 लोग कितना हो गया, 2/3 हो गया ना। 150 में से कितने आए हैं, 150 में से 101 आ गए, है ना। तो आप ये निकालेंगे तो 2/3 हो गया ना, 2/3 ही तो आता है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 हो गया ना। तो फिर ये तो पारित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिएगा ये कम रह जाए, है ना, 2/3 से कम हो तो फिर पारित नहीं होगा, यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए, और ये कंडीशन भी लागू होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, जिसे हम विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा हम किन किन चीजों को चेंज कर सकते हैं, मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए,
राज्य नीति के निदेशक तत्वों में परिवर्तन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। वे समस्त उपबंध जो फर्स्ट और सेकंड श्रेणी से संबंधित नहीं है, वो सारे के सारे भी किसके द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा ही जो है चेंज होंगे। तो ये विशेष बहुमत के द्वारा है ना। अब तीसरी हम बात करें तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुशंसित भी होनी चाहिए। ये हमने देखा था 368(2) के अंदर, जिसके जिन विषयों के विषय में विशेष उपबंध किए गए हैं उनके लिए हैं। जब बात हो संविधान के संघात्मक ढांचे में परिवर्तन की तो हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का जो है विधानमंडलों का समर्थन लेना पड़ेगा, और राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से पारित इसे किया जाना चाहिए। तो हमने कहा विशेष बहुमत है, संघात्मक ढांचे से संबंधित परिवर्तन है तो हम इस विधि को अपनाते हैं। दूसरा, राज्य विधानमंडल में कैसे पारित होगा, राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। विधेयक पारित करने के लिए राज्य के लिए समय की कोई सीमा है क्या, नहीं रखी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसमें कोई चेंज करना है तो हमें यही विधि अपनानी होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के लिए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के लिए, मतलब आप सिंपल सा समझो, जिसका फर्क राज्यों पर भी पड़ता है ना, उसमें हमें राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। अब राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो जाहिर सी बात है चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का निर्माण करना हो, संघीय न्यायपालिका की बात हो, हाई कोर्ट में परिवर्तन की बात हो, संघ राज्य संबंधों की बात हो, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषयों की बात हो, इन सब में विशेष प्रक्रिया प्लस विशेष बहुमत प्लस हमें आधे राज्यों का समर्थन लेना होगा। इसके अलावा संसद के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा उसके लिए भी। फिर दूसरा, अनुच्छेद 368 में अगर हमें कोई परिवर्तन करना है ना तो भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में चेंज करना हो तो भी हमें इसी को अपनाना पड़ेगा दोस्तों। अभी हमने बात की कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में संसद कर सकती है, किसी भी भाग में कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती है। अब हम बात करें मूल ढांचे का, ये जो प्रावधान है वो कहाँ से आया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था 1973 का। इसके अंदर उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचे से अभिप्राय हम ऐसे उपबंधों से लेकर के चलते हैं जो हमारे संविधान का मूल स्वरूप निर्मित करते हैं, यानी इन मूल स्वरूप ही वही है, अगर उनको निकाल दें तो फिर उसका जो है महत्व ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। और इनमें परिवर्तन की शक्ति जो है वो संसद के पास में नहीं है दोस्तों। यह एक तरह से हम देखें तो संसद के संशोधन करने की शक्ति पर परिसीमा अगर कोई लगाती है तो वो मूल ढांचे की तकनीक ही लगाती है दोस्तों। अब हम कहें मूल ढांचे में कौन से विषय शामिल होंगे, तो ये संविधान में तो लिखा हुआ नहीं था, ये निर्धारित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास में दी गई, यानी उच्चतम न्यायालय जिस विषय को मूल ढांचे में डाल देगा वो हो जाएगा। और मूल ढांचे के अंदर समय समय पर जो है वाद आते रहे, उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय ने उनको मूल ढांचे में डाला है। देखिए कौन कौन से तत्व शामिल है, तो संविधान की सर्वोच्चता ये मूल ढांचे, यानी मानो संविधान की सर्वोच्चता को हम हटा दे तो संविधान रह जाएगा क्या। हमारे संविधान में विधि का शासन है, पंथ निरपेक्षता है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है उसमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मूल ढांचा है हमारा। संघात्मक शासन है, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, एकता व अखंडता, समानता का सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन यहाँ होता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, संविधान संशोधन के संबंध में संसद की जो है वो सीमित शक्तियां हैं। इन सब के अंदर जो है ये सारी बातें जो अभी हमने यहाँ पढ़ी, ये सारी चीजें हमारे किसमें शामिल है दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल है। यानी संसद जो है सब में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि संसद में संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस क्लास में हम जो मूल बातें थी जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने देखा, अब हमारे इसका एक और पार्ट रह जाता है जिसमें हम संविधान के प्रमुख संशोधनों की बात करेंगे, लेकिन वो भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम जब सारे संविधान को कर लेंगे, काफ़ी सारे आर्टिकल तो हमारे उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जब हम पूरा संविधान पढ़ेंगे, मूल अधिकार वगैरह राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो लगभग संशोधन तो हमारे वहीं आ ही जाएंगे।
उसके बाद में कुछ बचेंगे तो अलग से एक क्लास के अंदर हम उनके विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है एक थोड़े समय के अंदर आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। दोस्तों क्लास सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।